हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो आपके सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करीब 5 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसका पहला पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही शिक्षण कौशल का ये पार्ट बनाया जा रहा है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अति महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा का क्या है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। और शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करती है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा कथन एक अच्छा अध्यापक के लिए सही है? तो अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, गलत है। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, तो सदैव हमेशा जो है प्रदर्शन के माध्यम से नहीं सिखाता, ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आपका किया है, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक के लिए? तो एक अच्छा अध्यापक हो सकता है जो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन का यही तात्पर्य होता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का शब्द का अर्थ होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, जबकि सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है विद्यार्थियों में सुधार करना। ठीक है, सतत मूल्यांकन का होता है, सतत मूल्यांकन जो होता है उसमें ये इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों में सुधार करना। और व्यापक मूल्यांकन जो है वो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 84 नंबर प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर जो है देना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक को प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात न होने पर स्पष्ट भाषा में छात्रों से यह कहना उचित होता है कि प्रश्न को जो है उत्तर कुछ समय बाद या बाद में समझ कर देगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 85 नंबर प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के घटक हैं। तो पुनर्बलन कौशल का घटक कौन होता है? पुनर्बलन का समुचित उपयोग, हाव भाव तथा अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, तो तीनों यहाँ इसमें सही हो जाएगा। तो उपयुक्त तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? तो सही उत्तर जाएगा आपका अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक है, राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 87 नंबर प्रश्न है, जिला प्राथमिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? जिला प्राथमिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये वर्ष 1997 में किया गया था। ठीक है, प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्राथमिक कार्यक्रम जो है 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। 88 नंबर प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? तो ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ठीक है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है और यह मौखिक प्रशंसा शब्द हैं, जैसे शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये सारे शब्द जो होते हैं इस सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका जो वर्तमान समय में है वो है सुगमकर्ता के रूप में। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समयानुसार शिक्षक की भूमिका बदलती रहती है, कभी परामर्श की तो कभी मार्गदर्शक की,
परंतु आज की परिवेश में अगर देखा जाए तो शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की हो गई है, जिसमें जो है शिक्षक छात्र को इस प्रकार अधिगम कार्य कराते हैं जिससे जो है छात्र आसानी से समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? कलकत्ता मदरसा जो है किस सन में खुला था? तो ये 1781 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता मदरसा जो बना था 1781 में बना था। प्रथम गवर्नर इसके जो थे, प्रथम गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है 1781 में खोला गया था प्रथम मदरसा कलकत्ता का। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो किसके द्वारा? बोर्ड द्वारा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। सतत एवं व्यापक का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक सभी पक्ष जो है शामिल होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे फ्रोवेल महोदय। ठीक है, मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल के द्वारा जो है खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन से अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना? नहीं। छात्रों की बुद्धि का पता लगाना? ये भी नहीं। छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना मूल्यांकन का मुख्य अर्थ होता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन से जो है छात्रों के अधिगम के स्तर का पता लगाया जाता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन के आधार पर ही हम बच्चों के मानसिक स्तर का पता लगाकर जो है उसके अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो। 84 नंबर प्रश्न है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा, इंपीरियल या काउंसिल में जो है प्रस्तुत किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से जो है प्रभावित होकर के गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा के समक्ष जो है मार्च 1910 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी जो है बिल प्रस्तुत किया था। कब? 1910 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी, संरचनात्मक, मानवतावादी? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये सृजनवादी उपागम। ठीक है, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में जो है शिक्षा हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपागम जो है सृजनवादी उपागम माना गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, परियोजना विधि या प्रयोजन विधि इसको भी कहते हैं। ठीक है, कि प्रतिपादक कौन है? तुर्खीम, प्लेटो, किलपैट्रिक, सुकरात? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किलपैट्रिक थे। ठीक है, किलपैट्रिक द्वारा जो है प्रयोजन विधि का प्रतिपादन किया गया और इसी विधि द्वारा जो है बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करके उसका सही मार्गदर्शन किया जाता है, जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान में जो है सहायक होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या जो है 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? तो वो अनुपात होगा 40, यानी 40 बच्चों पे एक शिक्षक। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 के अनुसार जो है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 40:1 का होगा। ठीक है, होना चाहिए, अर्थात 40 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखना। ठीक है, लिखना जो है अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है तथा इसको जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
89 नंबर क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो समेकित शिक्षा किसको इंगित करती है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। तो गलत है ये। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। तो ये सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों का पृथक स्कूल तो पृथक नहीं होता है। और सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा भी नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो मतलब एनसीएफ जो 2005 है, 2005 ने जो है समेकित शिक्षा की संस्तुति की है। और इसके अंतर्गत जो है अलग अलग बुद्धिलब्धि वाले बालक एक साथ एक ही विद्यालय में तथा एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, और इससे जो है उनमें सहयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया था? अधिनियम 2009 धारा 21 के अनुसार, कि अधिनियम 2009 धारा 24 के अनुसार, अधिनियम 2009 धारा 16 के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम 2009 धारा 21 के अनुसार। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 था, धारा 21 के अंतर्गत जो है विद्यालय प्रबंधन समिति का इसमें गठन किया गया था। ठीक है, तो ए उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।